आती थी, वो उन पे से हट के उनकी बहन पे, उनके बहन से हट के मेरी खुद की बुआ पे, मेरी दीदी जो बगल में दीदी रहती थी। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अभी ऐसे को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे चाहकर भी वो अपने ऊपर से हटा ना पाए। एक इंसान जब अपनी पूरी दिनचर्या में काम करता है, सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, तो एक ऐसा टाइम ढूंढता है जब उसे सुकून मिले, और वो होती है उसकी नींद। लेकिन इमेजिन कीजिए कि एक इंसान अपनी नींद से ही डरना शुरू कर दे। मतलब सोचिए कि आपको पता चल जाए कि आज रात मैं सोने वाला हूँ और मेरे को बहुत बुरे सपने आने वाले हैं, तो क्या आप सुकून की नींद सोने के बारे में सोच भी पाएंगे? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक बार सोचिए कि आपके परिवार में आप एक कमरे में सो रहे हैं, आपके साथ शायद आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, बहन, पापा, मम्मी, कोई भी हो सकते हैं। बस ये सोचिए कि आप लेटे हैं सोने के लिए और आपके बगल में जो इंसान सो रहा है या फिर जो लड़की, लड़का, जो भी भाई बहन आपका सो रहा है, वो चिल्ला के उठे और चिल्लाने के बाद सीधा बोले कि मेरा गला कोई दबा रहा है। कैसा होगा? सुनने में कितना दर्दनाक लगता है। और ये पूरा रियल इंसिडेंट हुआ रिचा के साथ। रिचा जो कि बिहार के रहने वाली है, अपने परिवार की लाडली, एक ऐसी बच्ची जब पैदा हुई तो पूरा गांव देखने आया था। इतनी सुंदर, उनके बाल इतने घुंघराले लहराते हुए। मतलब आज के टाइम पर जब वो 18 साल की हो रखी हैं तो उनके घर वाले उन्हें बाहर निकालने से पहले घर से 10 बार सोचते हैं। काले टीके का प्रयोग इनके घर में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब रिचा पैदा हुई थी उस टाइम पर देखने के लिए लोग भर भर के आए थे। मतलब गाँव में एक ऐसी बच्ची पैदा हुई जो शायद गाँव को एक नया ही नाम देने वाली थी। खैर, अब हम पूरे रियल इंसिडेंट पे आते कि रिचा की खूबसूरती उनके लिए कैसे दुश्मन बनती चली गई। रिचा ने अपने पूरे रियल इंसिडेंट पे बताया कि उनके मम्मी पापा हमेशा इस चीज के बारे में बताते थे कि जब रिचा पैदा हुई थी तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और ये खूबसूरती अक्सर लोगों को छुपा करती थी। हालांकि उनकी जो दादी थी उनको हमेशा से एक लड़का चाहिए था, लेकिन रिचा के पैदा होने के बाद सारी चीजें घर में टल सी गई। अभी बात है 2018 की, जब ये रियल इंसिडेंट उनके साथ हुआ। एक्चुअली में ये इंसिडेंट उनके साथ बचपन से ही जुड़ गया था, लेकिन पता उन्हें चला 2018 में। 2018 में बिहार में जिस गांव में ये रहते हैं वहाँ पर थोड़ा जंगल वाला एरिया है। तो रिचा अपनी मम्मी के साथ अपने ही गाँव में एक शादी अटेंड करने के लिए गई थी। वो जो घर था वो काफ़ी पीछे की तरफ था और वहाँ से जो रास्ता था वो काफ़ी सुनसान था। जंगल तरफ से वहाँ पे निकल के आना होता था। लेकिन जैसे गांव वालों को, स्थानीय लोगों को आदत सी पड़ जाती है कि वो लोग अकेले भी निकल जाते हैं, तो इसी तरीके से रिचा और उनकी मम्मी उस शादी को अटेंड करने के लिए गए थे। रात के 9 बज रहे थे जब ये लोग वहाँ पर पहुँचे, तो पता चला कि यार अभी तो बारात ही नहीं आई है। इन लोगों ने हल्का फुल्का वहाँ पर कुछ खाया, जो दीदी थी उनसे मुलाकात की, और फिर इन्हें पता चला कि अभी बारात आने में 1-2 घंटे हैं। तो रिचा और उनकी मम्मी ने डिसाइड करा कि ये लोग वापस घर जाएंगे और कुछ हल्के कपड़े पहनकर फिर वापस आएंगे, या फिर अब नहीं ही आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि उस टाइम पर रिचा जो थी वो अपनी दीदी के लिए गिफ्ट लेके आई थी, लेकिन वो घर पे भूल गई थी। तो उन्होंने अपनी मम्मी से बात की। रिचा ने ये बताया कि दीदी का जो गिफ्ट था वो मैं लाना भूल गई हूँ, अगर आप मुझे अनुमति दे तो मैं घर से उस चीज़ को लेके आ जाती हूँ। रिचा की मम्मी वहाँ पर जो औरतें थी उनमें बिजी हो गई। वहाँ पर जो लेडीज़ आ रखी थी उनकी बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने रिचा को बोल दिया कि ठीक है तुम जाओ और जल्दी से वापस आ जाओ। रिचा जब वहाँ से जा रही थी अपने घर की तरफ, तो जंगल वाला एरिया था, सुनसान रात थी। रिचा अपने घर की तरफ गई और उस टाइम पर वो काफ़ी डरी हुई थी। हालांकि मैं एक चीज़ और बता दूँ, उस रास्ते में जो है कब्रिस्तान पड़ा करता था, बट रिचा इस चीज़ से बेखौफ थी क्योंकि उन्हें परफ्यूम से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। लेकिन उस टाइम पर उन्होंने अपने बाल खोल रखे थे। धीरे धीरे ही अपने घर की तरफ बढ़ती हैं और घर से वापस आते टाइम इन्हें ऐसा लगा जैसे आसपास कोई तो है, लेकिन इन्होंने फिर भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये 2018 का इंसिडेंट है और उस टाइम पर रिचा मुश्किल से 6ठी या 7वीं क्लास में थी। ये सीधा अपनी मम्मी के पास पहुंचती हैं, दीदी को गिफ्ट देते हैं और फिर थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे बाद, 10:30-11 बजे ये लोग अपने घर पे वापस आ जाते हैं। रिचा जब अपनी मम्मी के साथ घर पे आ गई तो उस टाइम पर रिचा को फिर भी ये उम्मीद थी कि हम दीदी के पास वापस जाएंगे, फंक्शन अटेंड करेंगे, देखेंगे बारात में लोग कैसे आए हैं, क्या आए हैं। लेकिन रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। हालांकि बारात में भी शायद आ भी गई हो, लेकिन रिचा की उस टाइम पर आंख लग गई थी। उनकी मम्मी जगी हुई थी क्योंकि रिचा के पापा अभी तक आए नहीं थे, उनकी एक मीटिंग थी। तभी रिचा वहां पर चिल्ला के उठती है। ऐसा लगा जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ा चाकू उनके सीधा सीने में उतार दिया गया हो। रिचा जिस तरीके से चिल्ला के उठी, उनकी मम्मी भी बहुत बुरी तरीके से डर गई थी। और रिचा जब उठी तो वो एक ही बात बोल रही थी कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो। उनकी मम्मी ने जब पूछना शुरू करा, रिचा बेटा क्या हुआ, बताएगी मुझे, तब रिचा ने बताया कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा कोई गला दबा रहा है।
ये चीज़ उन्होंने बोली और उनके गले पर निशान थे, हाथों के निशान। मम्मी को लगा कि शायद कोई चेन अटक गई होगी या फिर उसने गर्दन इधर उधर कुछ करी होगी या फिर दुपट्टे के निशान आ गए होंगे। उन्होंने इस चीज़ को बहुत हल्के में ले लिया क्योंकि उसके 5-10 मिनट बाद ही इनके पापा आ गए। रिचा सो गई और रिचा के साथ ये जो चीज़ हुई थी ये उस रात हुई, लेकिन अगले 2-3 दिन तक नहीं हुई। उनके एग्जाम्स आने वाले थे 6-7 क्लास के, तो वो पढ़ा करती थी और उन्होंने इस चीज़ के बारे में सोचना थोड़ा सा कम कर दिया था। लेकिन वक्त मिलते ही जब भी उन्हें नींद आया करती थी, उन्हें हमेशा बुरे बुरे सपने आते थे। वो जब भी उठती थी इसी तरीके से पैनिक में उठा करती थी, लेकिन जब मम्मी आसपास नहीं हुआ करती थी तो वो खुद को समझा लिया करती थी कि एक बुरा सपना आया है, जिस वजह से वो कुछ टाइम बाद ही उस सपने को भूल जाया करती थी। लेकिन एक ही सपना उनको बार बार आता था, जहाँ पर कोई एक औरत सीधा आकर उनकी छाती पे बैठ जाती थी, उनके पेट पे बैठ के उनकी गर्दन दबाने की कोशिश करती थी। ये चीज़ धीरे धीरे बढ़ने लगी, लेकिन उन्होंने अपने घर वालों को नहीं बताया। फिर एग्ज़ाम का वो टाइम आ गया जहाँ पर उन्होंने धीरे धीरे करके अपने एग्ज़ाम निकालने स्टार्ट किए। एग्ज़ाम्स इनके निकल जाते हैं जहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छी तैयारी की थी और शुरू से ही इनके एकेडमिक्स में काफ़ी अच्छे नंबर रहे हैं। एग्ज़ाम्स निकलने के बाद इनकी जो मम्मी थी उन्होंने ये प्लान किया कि अब हम नानी के घर जाएंगे। तो मुश्किल से 70-80 किलोमीटर दूर इनकी नानी का घर था। ये लोग बस में जाते हैं वहाँ पर और नानी के रहना शुरू करते हैं। पहली ही रात थी जब ये नानी के वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पे जाने के बाद नानी भी इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रही थी कि जो रिचा है उनका बिहेवियर काफ़ी चेंज हो चुका है। मतलब हमेशा रिचा के सर में दर्द रहा करता था। नानी की जब वो वहाँ पर गई थी उनके घर पे तो उनके सर में एक अजीब सा दर्द रहा करता था और जब भी रिचा को टाइम मिलता था, चाहे वो 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, खाना उनके सामने रखा जाए, टीवी चलाया जाए, कुछ भी हो, तो रिचा वहाँ पर जिद करने लग जाती थी कि मेरे को नींद आ रही है, प्लीज़ मुझे सोने दो। और रिचा जब भी सोती उसके बाद जब उठती तो वो सीधा चिल्ला के उठती और बार बार एक ही चीज़ कि मुझे मत मारो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और जब भी घर वाले आपस में पूछते, नाना नानी के वहाँ पर जो भी लोग होते, मामा मामी वगैरह, तो रिचा एक ही बात बोलती कि पता नहीं शायद मैंने बुरा सपना देख लिया है। ये चीज़ इनके साथ अब रेगुलर बेसिस पे होने लगी जब ये अपने नाना नानी के यहाँ पे आ गई थी। जब भी नींद लगती इतनी बुरी तरीके से चिल्ला के उठती और एक ही बात बोलती कि कोई औरत है जो मुझे दिखी और मेरा गला दबाने की कोशिश कर रही है। नानी को शक हुआ कि यार रिचा के साथ कुछ तो गड़बड़ है। इन्होंने क्या करा, अपने गांव के एक पंडित जी से बात करी और रिचा को पंडित जी के पास लेके चले गए। तो पंडित जी ने क्या करा, अपनी तरफ से एक धागा दे दिया और उन्होंने बता दिया कि इस धागे को आप बांध देना, रिचा को कुछ भी नहीं होगा। हालांकि पंडित जी से पूछा गया कि आपको कुछ दिख रहा है, आपको कुछ लग रहा है, तो उन्होंने यही बोला कि यार कभी कभार होता है बच्चे के साथ कि वो बुरे बुरे सपने देखना शुरू कर देती है, तो ऐसा होता है। तो तसल्ली के लिए उनको एक धागा दे दिया, जो कि कोई अभिमंत्रित धागा था या नहीं था मुझे नहीं पता। और मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिचा ने खुद बताया कि उस धागे को बांधने के बाद भी उन्हें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिला। जब भी वो सोती एक बुरा सपना आता जिसकी वजह से वो चिल्ला के उठती और घर में अब इस चीज़ को लेके बहुत हड़कंप मचने लग गया कि इस बच्ची के साथ ऐसा हो क्या रहा है। और जब भी उससे पूछा जाए कि तूने सपने में क्या देखा, तो एक ही चीज़ कि एक औरत आई और गला दबाने की कोशिश करी उस औरत ने। अब आप लोगों के दिमाग में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि घर पे इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था तो नानी के यहाँ पे आने के बाद इतना सब कुछ क्यों हो रहा था। इसका आगे एक बहुत बड़ा कनेक्शन है जो कि बहुत ज़्यादा डरावना है, मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम्स के बाद जो छुट्टी है ये अपनी नानी जी के एंजॉय करने गई थी, वहाँ पर इनका जीना हराम हो गया। इन्हें कोई रीज़न ही पता नहीं चला। उसके बाद क्या हुआ, जब दादी जी को पता चला कि रिचा के साथ इतनी सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो उन्होंने फ़ोन करा और इन्हें सीधा बुला लिया अपने पास, क्योंकि इनके यहाँ पर एक कुलदेवी का मंदिर था जिसके पास इन्हें लेके जाना था रिचा को। अब कहते हैं कि कुलदेवी के पास जब आप जाते हो अपने दुख लेके तो आपकी कुलदेवी आपकी रक्षा करती है। अब ऐसा ही हुआ, जब दादी जी के बुलाने पर ये लोग अपने गांव वापस आ गए बिहार में। उस गांव में इनकी दादी पकड़ के सीधा रिचा को सबसे पहले कुलदेवी के पास लेके गई, वहाँ मंदिर में। तो वहाँ पे जो पंडित जी थे उन्होंने एक भभूत दी जो कुलदेवी की भभूत थी और बताया गया कि रिचा को सोने से पहले आपका भभूत यहाँ से लेके सीधा उनके पैर की एड़ी तक लेके जाना है, अंगूठे तक लेके जाना है और भभूत लगा के छोड़ देनी है। तो पहले दिन जब ये चीज़ करी गई तो रिचा बहुत सुकून से सोई। ऐसा लगा जैसे उनकी कुलदेवी का आशीर्वाद सीधा सीधा उनकी तरफ आ गया। रिचा ने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ समझ ली थी कि अब डेली उन्हें भभूत लगा के सोना पड़ेगा। अब कुदरती एक चीज़ हुई, ये चीज़ जैसे होता है कि ज़िंदगी में लिखी थी कि दादी के घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और वहाँ पर कुछ मजदूर आ रखे थे और वो रिचा की हालत को बार बार वहाँ पर होती बातें सुनते थे कि रिचा के साथ ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो वहाँ पर एक मजदूर थे जिनके ऊपर माता आती थी। अब मैं एक चीज़ और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी पंचर की दुकान होती है या साइकिल ठीक करने वाले होते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर ये सिद्धि होती है बट वो उस सिद्धि से पैसे नहीं कमाते। तो ये वो मजदूर थे जिनके ऊपर माता आती थी और उनकी वाइफ के ऊपर भी माता आती थी। शायद वो उत्तराखंड हिमाचल के रहे होंगे।
तो वो इन सारी चीज़ों को देख पाते थे और उनसे बात कर पाते थे, मतलब वो एक तरीके के मीडियम थे। तो क्या हुआ, जो वाइफ थी उन मजदूर की, वो आगे आती है और वो बोलती है कि मैं एक मीडियम हूँ, मैं एक बार देखना चाहती हूँ कि रिचा के साथ दिक्कत क्या हो रही है। अब जब आप जानते हैं कि मजदूर डेली डेली आपके घर पे आ रहे हैं तो उनसे बातचीत शुरू हो जाती है। तो दादी ने उनके सामने रखी ये बात कि रिचा के साथ ये दिक्कत हो रही है। जब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमारा कोई छोटा सा मंदिर है, वहाँ पर माता आती है, हमारे ऊपर माता आती है, तो दादी के बोलने पर वो जो फीमेल मजदूर थी वो जाती है वहाँ पर और वो सीधा बैठती है। रिचा को एक कुर्सी पर बैठाया जाता है और वो नीचे अपना आसन बना के बैठती है और थोड़ी ही देर में वो जो फीमेल मजदूर थी वो वहाँ पर चिल्लाना शुरू करती है कि तू क्यों आई है इसके पास, तू क्या चाहती है इस बच्ची से, सच सच बता दे, ये बच्ची बहुत ज़्यादा परेशान है। तो एक चीज़ तो पता चली कि रिचा के अंदर कोई पोजेशन नहीं, कोई एक एंटिटी है जो शायद उनके आगे पीछे घूम रही है। वो फीमेल मजदूर उस एंटिटी को देख पा रही है, तो वो जो फीमेल मजदूर थी वो उस एंटिटी से बातचीत करना शुरू करती है। और रिचा ने तो अपने मुंह के ऊपर हाथ रख लिया था डर के मारे कि पता नहीं हो ही क्या रहा है। लेकिन वो जो मजदूर वहाँ बैठी थी उन्होंने बताना शुरू करा कि इन सब चीज़ों की शुरुआत बचपन में ही हुई थी। अब किसी को भी इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं था, लेकिन भीड़ तो वहाँ लगी चुकी थी। तो धीरे धीरे बताना शुरू करा कि एक्चुअली में ये जो फीमेल एंटिटी है ये बचपन से ही रिचा के पीछे है। तो दादी ने पूछना शुरू करा कि हमें आज तक पता क्यों नहीं चला, घर में कभी ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, अभी कुछ दिनों में इसके साथ ये सब कुछ होना शुरू हुआ है। तो वो जो मजदूर बैठी थी उन्होंने पूछना शुरू करा कि सच सच बता तू क्या चाहती है। तो पता चला कि जब रिचा बहुत छोटी थी, मुश्किल से 10-11 महीने की थी और वो अपनी नानी वाले घर पे थी, मामा उन्हें खिला रहे थे और उनकी मम्मी काम पे थी, कुछ काम कर रही थी, बना रही होगी खाना वगैरह। तो हुआ कि उनके बगल वाले घर में जैसे हमारी बुआ बन जाती है, मौसी बन जाती है, बहुत सारे रिलेटिव्स गाँव में बन जाते हैं। तो बगल वाले घर में क्या था, 4 औरतें रहती थी और उनके जो हस्बैंड थे वो बाहर काम पे गए हुए थे, जॉइंट फैमिली थी। तो उनके अंदर पोजेशन होता था, मतलब ये जो एंटिटी थी ये एक मुस्लिम एंटिटी थी फीमेल की, जो बगल वाले घर में औरतों के अंदर कभी भी आ जाती थी चलते फिरते। तो एक तरीके से इनके बगल वाला जो घर था, नानी के बगल वाला, वो बुरी तरीके से कर्ज था। तो जब तांत्रिक को बुलाया गया उनके ऊपर से पोजेशन हटाने के लिए, तो उस तांत्रिक ने पूछा कि भाई तू क्या चाहती है, क्यों बार बार इस घर के ऊपर आ रही है। तो उसने बताया बगल वाले घर में एक बच्ची है जो मुझे चाहिए, उन्होंने अपना घर खिलवा रखा है, मैं बस वेट कर रही हूँ कि वो बच्ची किसी दिन इनके घर में आए, उसी दिन उस बच्ची को मैं लेके चली जाऊंगी। ये सुनने के बाद जो रिचा के मामा थे वो इतनी बुरी तरीके से डर गए कि उन्हीं की भांजी की जो है पूरी की पूरी फील्डिंग लगी हुई थी, मतलब वो जो एंटिटी आई थी वो उनकी भांजी को ले जाना चाहती थी। ये सुनने के बाद मामा जी ने क्या करा, रिचा को और रिचा की मम्मी को सीधा बोला कि अभी के अभी यहाँ से निकलो, और ये लोग सीधा अपने बिहार वाले घर में आ गए दादी के पास। वहाँ पर मामा जी ने इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं दी कि वो क्यों लेके आए। तो फीमेल एंटिटी जो थी, तांत्रिक ने क्या करा, उसका उतारा कर दिया और वो पता नहीं कहाँ पर उसने फेंक दिया। अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ, वो जो फीमेल एंटिटी थी जहाँ पर उतारा करा गया था वो किसी और के अंदर आ गई। वहाँ से उतारा करा तो किसी कब्रिस्तान के आसपास उसे गाड़ दिया गया, और वही वो कब्रिस्तान था। किस्मत, कोइंसिडेंस कहते हैं ना कि किस्मत एक ऐसी थी। वो कब्रिस्तान जो मैंने आपको बताया कि रिचा जब शादी वाले दिन सामान लेने गई थी, कब्रिस्तान के पास वो जो फीमेल एंटिटी थी वो बैठ के वेट कर रही थी कि मुझे कोई तो शिकार मिल जाए। और बॉडी फ्रेगनेंस से वो जो फीमेल एंटिटी थी उसने इस चीज़ को परख लिया कि ये वही लड़की है जिसको बचपन में मैं ले जाना चाहती थी। सीधा उसने क्या करा, रिचा के ऊपर अटैक करा। लेकिन रिचा का जो ऑरा था वो थोड़ा सा स्ट्रांग था, जिसकी वजह से रिचा के ऊपर अटैक नहीं हुआ। दूसरा जो कुल देवी थी उनकी, वो रिचा को प्रोटेक्ट कर रही थी। अब ये सारी चीज़ें वो मजदूर बता रही है जो वहाँ पर बैठी हुई थी, और घर वाले इस चीज़ को सुन के दंग हो गए थे कि बचपन में ये हादसा हुआ था और अब तक रिचा के साथ ये सब कुछ हो रहा है। वो जो मजदूर थी वो बता के ये सब कुछ बेहोश हो गई, क्योंकि उसके ऊपर जो माता की छाया आई थी वो इस तरीके से आई थी कि सारी पावर जो थी मजदूर की वहाँ पर ले ली। तो उस मजदूर को वापस ले जाया गया। और जो दादी जी थी उन्होंने पूछा कि आपकी वाइफ ठीक है, जो मजदूर आ रखे थे उन्होंने बताया कि हाँ, ये हमारे लिए रेगुलर है, कि मतलब कभी भी हम ऐसे चेक करते हैं तो हमारी काफ़ी एनर्जी जो है चली जाती है, तो हमने ये सब कुछ देखना वगैरह बंद कर रखा है। लेकिन बच्ची को जब तकलीफ हो रही है तो मेरी वाइफ ने आगे बढ़ के ये चीज़ करने की सोची, तो उनका चैप्टर वहाँ से क्लोज हो गया। अब ये चीज़ें रेगुलर बेसिस पे फिर दोबारा इनके साथ होने लगी। जो रिचा थी कि वो जब भी सोती वो चिल्ला के उठती, काफ़ी पैनिक करके उठती थी। तो दादी ने एक अल्टीमेटम ले लिया। दादी को लगा यार इस चीज़ का परमानेंट सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, ऐसे कब तक चलता रहेगा कि अगर भभूत नहीं लगाई तो दिक्कत हो जाएगी, कहीं बाहर नहीं जा सकती, लड़की को अकेली नहीं भेज सकते। और आप इमेजिन कीजिए कि ये वो चीज़ है जिसका कोई प्रिवेंशन है ही नहीं। मतलब एक इंसान को आप सोने से कैसे रोक सकते हो? वो सोएगी और वो चिल्ला के उठेगी और घर वाले सोचेंगे यार ये चल क्या रहा है, अगर शादी के बाद ये सब कुछ चलता रहा। अब दादी को सारी हकीकत पता चल गई थी और दादी इन सब चीज़ों का परमानेंट सॉल्यूशन चाहती थी।
तो वो रिसर्च पे लग गई थी, अपनी जाड़ पड़ताल पे लग गई थी कि कोई एक ऐसा सिद्धि पुरुष इंसान मिले जो रिचा को इन सब चीज़ों से बाहर निकाले, क्योंकि जब रिचा की आगे जाके शादी होगी तो ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और फिर ये भी आपको तो पता ही है कि जब एक लड़की शादी करती है तो उसके आसपास जितनी भी एंटिटीज़ होती हैं उनसे फेरे हो जाते हैं। रिचा के साथ ये जो दिक्कतें हो रही थी अब ये बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि कुछ टाइम बाद, ये सब कुछ होने के बाद, रिचा को अपने आसपास एक छोटा बच्चा घूमता दिखता था। हमेशा जब भी रिचा टीवी देख रही होती थी तो ऐसा लगता था वहाँ पर अलमीरा के पीछे कोई है, और जब वो देखती तो एक छोटा बच्चा होता था जो छुप जाता था। तो ऐसा लग रहा था कि कोई फीमेल एंटिटी थी जो शायद इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि वो छलना शुरू करने लगी। क्योंकि आप जानते हैं जब एक बच्चा होता है तो उसके साथ कोई बच्चे की एंटिटी मिल जाए तो खेलते खेलते कब वो एंटिटी ले जाती है पता ही नहीं चलता। और शायद रिचा के साथ भी ऐसा ही हो रहा था कि वो फीमेल एंटिटी एक बच्चे का रूप धारण करके खेलने की कोशिश करती थी, बात करने की कोशिश करती थी। लेकिन रिचा जो थी वो थोड़ी समझदार थी। उन्होंने अपनी मम्मी और अपनी दादी को सब कुछ बता दिया कि ऐसे ऐसे मुझे बच्चे की एंटिटी दिख रही है। तो अब दादी यहाँ से और भी ज़्यादा सतर्क हो गई। बहुत ढूंढने पर इन्हें पता चला इनके घर के जस्ट 5 किलोमीटर दूर एक सिद्धि पुरुष बाबा बैठते हैं जो इन सब चीज़ों का इलाज करते हैं, उतारा करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये बाबा पहले क्यों नहीं मिले। आपको पता है जब एक इंसान परेशान होता है तो वो 1000 जगह धक्के खा के फिर एक सही जगह पहुंचता है। इन लोगों ने भी बहुत सारे तांत्रिकों को, मौलाना को, मौलवी को हर जगह दिखा लिया था, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। वो जो धागा सबसे पहले मिला था वो भी किसी काम का नहीं था। और इसी तरीके से रिचा अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान चल रही थी। इसके बाद क्या हुआ, जब ये लोग पहुँचे वहाँ पर बाबा के पास तो इनके पापा तो गए नहीं थे क्योंकि वो एक नॉन बिलीवर थे मेडिकल फील्ड से होने के बाद। तो वहाँ पर जाने के बाद दादी ने सारी चीज़ें बताई और वो जो बाबा थे वो इन सारी चीज़ों को ऑलरेडी जानते थे। उन्होंने साफ साफ बता दिया कि ये जो बच्ची पैदा हुई ये बहुत कमज़ोर नक्षत्रों में पैदा हुई है, इसके ग्रह बहुत कमज़ोर है, जिसकी वजह से कोई भी एंटिटी इसको बहुत ईजिली कैप्चर कर सकती है। मतलब सीधा सीधा ये चांसेस हैं कि रिचा पोजेस हो सकती है। अब हुआ क्या, उन्होंने बताया कि एक वक्त आएगा, एक ऐसा दिन जिस टाइम पर इनके मामा इन्हें एक चांदी का चांद पहनाएंगे। मतलब एक कुछ लॉकेट बनाया गया जिसमें एक शेरा वाली माता की एक छवि भी है। वो जो पूरा का पूरा लॉकेट है वो एज अ प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ, तो एक बार देख लीजिए उसे आप। ये चीज़ मुझे रिचा ने शेयर की, मैंने उनसे मांगी कि मैं ऑडियंस को दिखा पाऊँ। तो ये चीज़ दादी को बताई गई कि मामा जो है उन्हें ये चीज़ पहनानी पड़ेगी और वक्त ये होगा, इस वक्त से लेके इस वक्त तक उसे गंगा जल में अभिमंत्रित करके आपको पहनाना है। और पहनाने के बाद इस चीज़ को कभी भी ज़िंदगी में नहीं उतारना, क्योंकि अगर उतारा तो फिर दोबारा रिचा के ऊपर अटैक होगा। तो दादी जी ने मामा जी को बुलाया, फिर दोबारा ये लोग जो है बाबा के पास गए। बाबा ने सारी विधि विधान बताई कि ऐसे ऐसे आपको जो है रिचा को ये चीज़ बनानी है, और दिशा भी बताई कि उत्तर दिशा में वो बैठेगी, पूर्व दिशा में ऐसे ऐसे आपको खड़े होकर ये करना है, सारी चीज़ें बताई गई। उसके बाद जब वो लॉकेट बांधा गया, रिचा की ज़िंदगी में सब शांत हो गया। लेकिन जैसे कि हर इंसिडेंट में होता है कि गलती तो इंसान करता ही है, क्योंकि इंसान ही है गलती का पुतला। तो रिचा का जब एग्ज़ाम था, कुछ आगे जाके अभी 2025 में एग्ज़ाम आए, जहाँ पर वो एक जेई एस्पिरेंट बन चुकी है। जब वो अपने एग्ज़ाम देने गई तो वहाँ पर मेटल अलाउड नहीं था, ये एलिमेंट्स वगैरह सब उतार दिए जाते हैं। तो उनका जो ये लॉकेट था गले का, ये उतार के उनके बैग में रखवा दिया गया और वो एग्ज़ाम देने के बाद उसे पहनना भूल गई। वो सीधा अपने घर पे आई और जब वो सोई तो फिर उन्हें एक ऐसा खौफनाक दर्दनाक सपना दिखा जिसे उन्होंने मुझे बताया और मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि किसी के सपने में ऐसा कुछ आ जाए। उन्होंने देखा उनकी एक दोस्त जो कि बचपन की दोस्त थी, वो उनके सपने में आती है, जो उनसे बात नहीं कर रही थी। यहाँ से रिचा अपने सपने में बार बार अपनी दोस्त से पूछ रही थी कि तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, क्या हो गया, तू मुझसे नाराज़ क्यों है। तभी वो देखती है सपने में एक इंसान आता है उनके घर के पास और उनके घर के सामने कुछ छिड़क के चला जाता है। तो रिचा उस टाइम पर क्या करती है, भागी भागी जाती है, उस इंसान को पकड़ती है और उससे पूछना शुरू करती है तूने मेरे घर के बाहर क्या गेरा। अपनी दोस्त को भी पूछना शुरू करती है कि तूने देखा इसने हमारे घर के बाहर कुछ गेरा है। ये सपने में सब कुछ चल रहा है। तो सपने में उन्हें दिखता है कि वो जो दोस्त थी उनकी और वो जो इंसान था वो दोनों बुरी तरीके से हंसने लग जाते हैं। तो सपने में ही ये भागना शुरू करती है, अपनी मम्मी के पास जाती है और बताती है कि उन्होंने हमारे घर के बाहर ये गेरा है। जब ये उन्होंने अपनी मम्मी को बताया तब उनका सपना टूट गया। अब जब ये उठती हैं तो अपनी मम्मी को बताती है, मम्मी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो मम्मी ने पूछा कि वो लॉकेट कहाँ है, तो इन्हें याद आता है कि लॉकेट बैग में रखा है। फिर ये लॉकेट पहनती है और उनकी मम्मी बाबा जी को फ़ोन करती हैं और बाबा जी से पूछती है कि इन्होंने ऐसा ऐसा सपना देखा है। तो बाबा जी ने सबसे पहले यही बताया कि लॉकेट क्यों उतारा, मना करा था ना कि लॉकेट मत उतारना, रात को तो आपको पहनकर सोना है, लॉकेट ही आपकी मजबूरी है। तो फिर बाबा से पूछा गया कि ऐसा सपना क्यों आया, तो साक्षात बाबा ने बता दिया कि ऐसा है, वो जो इंसान था वो कोई और नहीं था, वो पिशाचों का राजा था। मतलब
वो आया था आपकी बेटी को लेने के लिए, लेकिन आपके घर में इतनी सारी बंदिशें कर रखी हैं, इतना सब कुछ खिलवा रखा है जिस वजह से वो अंदर नहीं आ पाया। तो उसने घर के बाहर कुछ छिड़कने की कोशिश की, आपकी बेटी को इशारे में वो पता चल गया और बाबा ने यही बोला कि मैं हर बार नहीं बचा पाऊंगा, रिचा को इस लॉकेट को अपने गले में रखना होगा ज़िंदगी भर के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए ये लॉकेट नहीं उतरना चाहिए। क्योंकि खूबसूरती इंसान की कभी कभार दूसरे को बहुत ज़्यादा चुभने लगती है। और वो जो मुस्लिम फीमेल एंटिटी थी वो रूप बदल बदल के रिचा को अपने साथ ले जाने आ रही थी। अब शुरू में जितनी तारीफ मैंने की थी कि रिचा ऐसे पैदा हुई वैसे पैदा हुई, बहुत खूबसूरत थी, तो यहाँ पे अब ये भी समझ में आता है कि इंसान खूबसूरत भी होगा, खुले बाल रखेगा तो वो शिकार बनेगा। हमेशा से मैं बोलता आया हूँ अपने रियल इंसिडेंट में कि परफ्यूम से बचो, लेकिन खुले बाल किसी भी एंटिटी को ऐसे न्योता दे सकते हैं। अब सोचिए, हर लड़की ज़्यादातर बाल खोल के सोती है, और अभी आपको पता चले कि आज आप बाल खोल के सोने वाले और आपके बगल में कोई एंटिटी बैठी हुई है। और उन लड़कों का क्या जो भर भर के परफ्यूम लगाते हैं। इमेजिन कीजिए, लाइट ऑफ करती है, अगला शिकार आप बनने वाले। तो अपने रियल इंसिडेंट से मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझा सकूँ कि कैसे एंटिटीज़ आपके पास आ सकती हैं या आप एंटिटी के शिकार बन सकते हो। इस पूरे रियल इंसिडेंट को खूबसूरती से जोड़ने का सबसे पहला मेरा मकसद यही था कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको परफ्यूम में भर दिया जाता है, पाउडर से लपेट दिया जाता है, उसकी काजल मेकअप वगैरह शुरू हो जाते हैं, उसके लिए नए नए कपड़े लाए जाते हैं, जबकि ये नहीं सोचा जाता कि बच्चा अभी इतना ज़्यादा कच्चा है कि वो किसी भी चीज़ का शिकार बन सकता है। और एंटिटीज़ बस बैठ के वेट कर रही होती हैं कि माँ या बच्चे को कैसे भी शिकार बना ले, जैसे नई दुल्हन शिकार बनती है, नए दूल्हे शिकार बनते हैं। तो अपने रियल इंसिडेंट में ये सीख मैं देता रहता हूँ और हमेशा आपसे ये मैं मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारी चीज़ों को समझो। और यहाँ पर यही समझ में आ रहा है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसे परफ्यूम में ना भरे, उसे सजावट में ना रखें, क्योंकि बच्चा पैदा होने के बाद उसे देखने बहुत सारे लोग आते हैं। और बच्चे को कोशिश करें कि जब देखने वाले लोग आ रहे हैं तो थोड़ा उनसे दूरियां बरतें, उनको बार बार गोद में ना दें। हालांकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आप रोकें, लेकिन बच्चे को जितने ज़्यादा लोग छुएंगे। खैर, आपको इस प्रथा के बारे में पता होगा कि जब बच्चा 1 साल का होता है तो उसके बाल उतरते हैं उसकी कुल देवी देवताओं के पास। हर कम्युनिटी में नहीं होता, लेकिन जिसमें भी होता है तो आप कोशिश कीजिए कि बच्चे के बाल बचा के रखिए। उसका जो DNA होता है बच्चे का, वो बचपन में अगर ले लिया गया या उसके पहले उतरे बाल ले लिए गए तो बच्चा पूरी ज़िंदगी परेशान रहेगा। और बच्चा वो है जो चाहकर भी अपनी ज़ुबान से कुछ बता नहीं पाएगा। न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए रूल बहुत बड़ा है, ये नियम बहुत ज़रूरी है। और जो माता गर्भवती हैं, जो जन्म देने वाली है, वो सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को सीख ले सकती हैं, क्योंकि बच्चा अपनी ज़ुबान से कुछ बोल नहीं पाएगा। खैर, जो नए व्यूअर्स आए हैं उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट रहती है कि भाई जब चैनल पे आप आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जिनके लिए आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो। लोग वहाँ पर आते हैं, अपनी आप बीती बताते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके साथ भी कुछ घटना घटित हुई और आप अपनी आप बीती कैमरे पर बताना चाहते हैं तो उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए कि भाई पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, दिल्ली में हमारा सेंटर है। रिकॉर्डिंग को एक बार टीम रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, फिर हम डिस्कस करेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में और कोशिश करेंगे जनता के लिए कोई अवेयरनेस लेके आ पाएँ। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बनता है, क्योंकि ऐसे लोग जो कैमरे पर आके अपनी बातें बता रहे हैं बहुत मुश्किल है। लोग बता रहे कैसे उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया, कैसे अपने करीबियों को खो दिया काले जादू के चलते, और बहुत सारी चीज़ें। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। अब हम अवेलेबल हैं स्पॉटिफाई पे, तो चलते फिरते आप वहाँ पर हमें सुन सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको यूट्यूब पे ही मिलेगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए और माँ बाप से प्यार बना के रखिए। दादा दादी, नाना नानी, जो लोग आपके लिए बचपन में करते चले गए, उनकी जितनी ज़्यादा हो सके सेवा कीजिए। कभी पीछे मुड़ के पूछिएगा मत कि आपने हमारे लिए किया क्या है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ आपके लिए कर दिया जो वो कर सकते थे। अब आपका वक्त है। टिल देन, नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। मतलब अभी भी वो छोटी बच्ची जो मेरे को एक छोटी बच्ची दिखती थी मेरे ही घर में, वो आदमी फिर उसके बाद फिर उसने मेरे घर में कुछ छींट के वो चली गई, निकली। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा, तुमने क्या छींटा अभी, तुमने क्या छींटा अभी? तो फिर वो बोली, तो फिर वो बस देख के हंस रही थी। और उसके साथ वो पता नहीं कौन सा आदमी था, बहुत ही ज़्यादा लंबा। मतलब मेरे गांव में मेरे जैसा बच्चा कोई नहीं था, एज़ पर माई मदर। वो फिर उनसे पूछा गया कि तुम क्या चाहती हो, यही सब। तो वो बोली कि एक बच्ची है, वो मुझे बहुत पसंद है, मैं उसे लेके जाऊंगी।